हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जैक द्वारा आयोजित बोर्ड की परीक्षा 8वीं की प्रारंभ होने वाली है और इस परीक्षा में जो आपको ओमार सीट में रहेगा, तो आज हम आप लोग के लिए लाए हैं सामाजिक विज्ञान का हमारे संसाधन जो भूगोल है, और इसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संसाधन क्या है। तो इसको हम लोग शॉर्ट शब्दों में देखेंगे कि हमारे चारों ओर नज़र आने वाली जितनी भी उपयोगी वस्तुएं हैं और जो हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। और इसे हम लोग अंग्रेजी में रिसोर्स भी कहते हैं। री मतलब हो गया पुनः और सोर्स का मतलब हो गया साधन के मिलने से बना, यानी पुनः संसाधन के मिलने से बने चीज़ को रिसोर्स कहते हैं। इसमें एक नया चीज़ आया है बच्चों कि यह है पेटेंट। पेटेंट मतलब हो गया विचार या आविष्कार एकमात्र अधिकार, यानी पेटेंट का मतलब हो गया किसी विचार अथवा आविष्कार पर व्यक्ति विशेष या संस्था एकमात्र अधिकार होता है, उसे हम लोग पेटेंट कहते हैं। इसी तरह से हम लोग चलते हैं कि संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, जिसमें से प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन तीनों का जो है अलग अलग हम लोग देखेंगे। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है और बिना अधिक संशोधन के ही उपयोग में लाते हैं, उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अगर हम लोग प्राकृतिक संसाधन को देखेंगे तो इसका भी 2 रूप होता है, एक है वास्तविक संसाधन, दूसरा है संभाव्य संसाधन। तो वास्तविक संसाधन वैसे वास्तविक संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, उसे हम लोग वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे झारखंड में कोयला, बॉक्साइट, ये सभी हो गया। और संभाव्य संसाधन वैसे संसाधन कहा जाता है जिसकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं है और जिसका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है, उसे हम लोग संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे कि लद्दाख में यूरेनियम एवं केरल के तटीय रेत पर पाया जाने वाला मोनाजाइट संभाव्य संसाधन के रूप में आते हैं। अगर इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन के कितने प्रकार हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार हैं। एक हो गया अजैव संसाधन, दूसरा हो गया जैव संसाधन। तो अजैव संसाधन जो अजैव मतलब निर्मित संसाधन, जैसे मिट्टी, चट्टान, हवा, जल, ये सभी को अजैव संसाधन कहते हैं। जबकि जैव संसाधन उसे कहते हैं जिसमें जीव है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सभी जैव संसाधन होते हैं। उपयोग के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन। तो नवीनीकरण संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जिसका शीघ्रता से नवीनीकरण होगा, यानी जिसका दोबारा उपयोग करेंगे, उसे हम लोग नवीनीकरण संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और नवीनीकरण संसाधन वैसे संसाधन कहते हैं जिसका भंडार सीमित है और अगर एक बार उपयोग कर लेंगे तो उसे हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। बच्चों, इसमें एक और चीज़ आता है चक्रीय संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है, उसे चक्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि जल। वितरण के आधार पर संसाधनों को 2 रूपों में बांटा गया है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उसे हम लोग सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं, जैसे वायु सर्वव्यापक संसाधन है। और वैसे संसाधन जो निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं उसे स्थानिक संसाधन कहते हैं, जैसे लोह, अयस्क, तांबा, ये सभी जगह नहीं मिलते हैं, किसी विशेष स्थान पर ही मिलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उसको उपयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो नई निर्मित वस्तुओं को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, यानी मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं मानव संसाधन। मानव स्वयं एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है, यानी जितने भी संसाधन हैं वे सभी संसाधन मानव के द्वारा ही बनाए गए हैं, इसलिए इसे मानव संसाधन कहते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, याद रखना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सन 2016 ईस्वी से चलाई जा रही है।
और हम लोग जो है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए इसकी संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, जो सतत चलती रहे। अब हम लोग अध्याय 2 में देखते हैं कि मृदा, भूमि, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन में कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मृदा के प्रमुख कारण क्या है। तो मृदा निर्माण के प्रमुख कारक जो है जनक है शैल का स्वरूप, जलवायु, स्थलाकृति, जैव पदार्थों का भूमिका तथा मृदा संगठन में लगा समय, ये सभी अलग अलग कारक है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों की मृदा संसाधन संरक्षण के तरीके। तो मृदा संरक्षण के तरीके क्या है, तो जैसे वन रोपण हो गया, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का कम उपयोग हो गया, अतिचारण पर रोक हो गया, खनन के बाद खाली खदानों को भरना, ये सभी भूमि संरक्षण के उपाय हैं। मृदा परिच्छेदिका क्या है बच्चों? मृदा परिच्छेदिका याद रखिएगा, मृदा के संस्तरों का अनुप्रस्थ काट को ही मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। झारखंड में मृदा वर्गीकरण को हम लोग देखते हैं। तो झारखंड में मृदा वर्गीकरण को देखते हैं तो लाल मिट्टी आती है। यह मिट्टी ज़्यादातर दामोदर घाटी एवं राजमहल क्षेत्रों में पाई जाती है। माइका युक्त मिट्टी, यह मिट्टी जो है कोडरमा, झुमरी, तिलैया, बड़का गांव एवं मंदार पर्वत के आसपास में मिलती है। बलुई मिट्टी ये ज़्यादातर हजारीबाग एवं धनबाद क्षेत्रों की भूमि में पाई जाती है। काली मिट्टी ये राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी, ये मिट्टी रांची के पश्चिमी हिस्से, पलामू, संस्थाल परगना के कुछ क्षेत्र और पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। मृदा के नवीनीकरण के सहायक कारक क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां क्या हो सकती हैं? तो एक हो गया समोच्च रेखीय जुताई हो गया, दूसरा हो गया रक्षक मेखलाएं हो गया, तीसरा हो गया फसल आवर्तन हो गया, चौथा हो गया नियंत्रण पशु चालन। तो ये कुछ हम लोग देख रहे थे मृदा संरक्षण के उपाय। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जल चक्र हम लोग पढ़ चुके हैं कि समुद्र में से पानी का भाप बनना, फिर बादल बनना, बादल से फिर वर्षा होना, फिर वर्षा जो है समुद्र में चला जाना, ये सभी जल चक्र की प्रक्रिया है। अगर परीक्षा में पूछ दे कि जल ग्रह किसे कहा जाता है, तो जल ग्रह जो है हमारी पृथ्वी कहा जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी में 3/4 भाग जल से भरा हुआ है, इसलिए इसे जल ग्रह भी कहा जाता है। और इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न हैं, जिसमें से प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण है, विश्व में पाई जाने वाली वनस्पतियों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म यानी झाड़ियाँ और टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो लातेहार जिला में स्थित है। और दूसरा है भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था। अगर परीक्षा में आ जाए कि भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कब स्थापित किया गया था, तो ये था 1986 में नीलगिरी यानी तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। इसके बाद हम लोग आते हैं, अभी तक लगभग 5000 जातियां जो है पशुओं के तौर पर और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई है। इसके बाद हम लोग आते हैं खनिज और शक्ति संसाधन। तो हम लोग सभी जानते हैं कि खनिज जो होते हैं, अभी तक जो है 2800 खनिजों की पहचान हो चुकी है और लगभग 100 खनिजों की अयस्क समझे जा चुके हैं। तो खनिज का अगर भाग किया जाए तो खनिज के 2 भाग हैं, एक हो गया धात्विक, दूसरा हो गया अधात्विक। धात्विक के भी 2 भाग हैं, लोह और अलोह। यानी लोह हो गया जो लोहे की मात्रा होती है, अलोह जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि खनिजों का निष्कर्षण मतलब खनिजों को कैसे निकाला जाता है। तो एक हो गया खनन, प्रबंधन और आखनन। खनन को भी विवरित खनन और कुपकी खनन के रूप में किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अगर परीक्षा में आ जाए कि उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है, तो उद्योगों की जननी कोयला को कहा जाता है। भारत में कुल कोयला का 98% गोंडवाना कोयला में पाया जाता है।
पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना भी कहा जाता है। कभी कभी परीक्षा में आ जाएगा काला सोना किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम उत्पाद। भारत में प्रथम तेल कुआं 1890 ईस्वी में असम के दिग्बोई में खोदा गया था। अगर ये पूछा जाए कि झारखंड में जल विद्युत उत्पादन का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, दामोदर नदी घाटी निगम परियोजना की स्थापना जो हुई थी वह थी 1948 में किया गया था, और इसके तहत मैथन, पचेत, तिलैया आदि स्थानों पर जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए थे। विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र 1878 ईस्वी में ब्रिटेन में स्थापित किया गया था। अगर परीक्षा में आ जाए कि विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र कब और कहाँ, तो 1878 में ब्रिटेन में किया गया था। और इसमें लोग देखते हैं सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, तो सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा, पवन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा द्वारा वह ऊर्जा है जो अणु के नाभिक में निहित होता है, और उसमें जो यूरेनियम और थोरियम इत्यादि से उसको ये किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा यानी ज्वार भाटा से जो बिजली बनाई जाती है उसे हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। बायोगैस, बायोगैस का मतलब हो गया जंतुओं के अवशेष, गोबर, रसोई अपशिष्ट के विघटन से उत्पन्न जो गैस होती है उसे हम लोग बायोगैस कहते हैं। और बायोगैस में मुख्यतः मीथेन जो होता है वो 75% और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आगे हम लोग चलते हैं आर्थिक क्रियाएं में। अगर कृषि में आएंगे तो मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है उसे हम लोग आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसके तहत जो है 3 तरह की क्रियाएं होती है। प्राथमिक क्रियाएं में जो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत सारी क्रियाएं शामिल होगी जो प्रकृति से हमें मिलती है, जैसे कृषि, खनन, मछली, पशु पालन, पालन इत्यादि ये सभी होते हैं। द्वितीय क्रियाएं जो है प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त सामग्री को निर्मित वस्तु में परिवर्तित किया जाना, उसे हम लोग द्वितीय क्रिया कहते हैं। तृतीय क्रियाओं में वे शामिल होते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है, उसे हम लोग तृतीयक ऊर्जा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कृषि के प्रकार। कृषि के 2 प्रकार हैं, एक निर्वाह कृषि, दूसरा वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि क्या है? कृषि का ऐसा तरीका जिसमें किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता है तो कृषि कार्य करता है, उसे निर्वहन कृषि कहते हैं। अब निर्वहन कृषि को अगर हम लोग देखेंगे तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गया गहन निर्वाह कृषि और दूसरा हो गया आदिम निर्वाह जीवन निर्वाह कृषि। एक होता है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि मतलब हो गया किसान किसी एक जगह के वृक्षों काट कर जलाकर साफ कर लेता है और राख को मृदा में मिला देता है, जिसे हम लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं। एक होता है चलवासी पशुपालन। इसमें जो है कृषि में पशुपालन अपने पशुओं के साथ चारा पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों पर घूमते रहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं चलवासी पशुपालन। इसमें याद रखेंगे बच्चों की झूम खेती जो होती है वह उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्फा मेक्सिको में, दीपा छत्तीसगढ़ में, लदांग मलेशिया में, मसलो मध्य अफ्रीका में, रोका ब्राज़ील में, चेनो श्रीलंका में होती है। वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन मुख्य आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, उसे हम लोग वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि में देखेंगे वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। तो देखेंगे कि विश्व को फसल एवं कृषि उत्पादन पद्धति के आधार पर 13 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। भारत में दार्जिलिंग तथा नीलगिरी चाय उत्पादन के लिए तथा चिकमंगलूर कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी एकदम बिल्कुल याद रख लेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि चावल के लिए भौगोलिक दशा क्या है। चावल के लिए तापमान जो है 16 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसमें चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी इत्यादि बहुत ही उपयुक्त है। उसी प्रकार से गेहूं का भौगोलिक दशा देखेंगे तो इसको बोने के समय 14 डिग्री और काटने के समय 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तापमान 50 से 100 डिग्री तापमान होना चाहिए और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो बढ़िया होती है और इसके लिए दोमट मिट्टी जो है बहुत अच्छा होती है। अगर हम लोग देखेंगे मिलेट के लिए तो यह अर्ध शुष्क वातावरण में उगाए जाने वाला फसल है। बाजरा उत्पादन के लिए औसत वर्षा 45 सेंटीमीटर और तापमान 25 सेंटीमीटर
तथा उपयुक्त होती है। ज्वार के लिए 30 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और 20 डिग्री से 32 डिग्री तक के लिए अच्छा माना जाता है। मक्का के लिए 18 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। बलुई मिट्टी तथा अधिक धूप उपयुक्त होती है। कपास के लिए हम लोग देखेंगे तो कपास के लिए आर्द्र एवं नमी युक्त जलवायु उपयुक्त होती है। इसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस तथा तापमान 60 से 100 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। काली एवं जलोढ़ मृदा इसके लिए बहुत ही अच्छी होती है। पटसन के लिए जो है इसमें नई जलोढ़ मृदा और जल जमा होने वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। और कॉफ़ी देखेंगे तो भौगोलिक उत्पादन के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर पर वर्षा होनी चाहिए और यह जो है पर्वतीय ढाल तथा आदर्श स्थिति होती है। चाय के लिए अगर देखेंगे तो चाय का उत्पादन के लिए आदर्श तापमान 21 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आगे अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग आते हैं। इस तरह से परीक्षा में बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब हम लोग आते हैं उद्योग। तो उद्योग जो होते हैं वो हमारा द्वितीय क्रिया में आती है, क्योंकि यह प्राथमिक क्रिया के बाद द्वितीय क्रिया के रूप में जाना जाता है। तो उद्योगों का वर्गीकरण जो है कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर हम लोग रखते हैं। तो सबसे पहले कच्चे माल के आधार पर देखते हैं कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। आकार के आधार पर देखते हैं तो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग। स्वामित्व एक होता है वृहत उद्योग। स्वामित्व के आधार पर देखेंगे तो निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, सहकारी क्षेत्र के उद्योग। तो सबकी अलग अलग विशेषता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें से याद रखेंगे कि भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन हैं। तो कुल 8 औद्योगिक हैं, जैसे मुंबई है, हुगली है, छोटानागपुर है, गुड़गांव है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, विशाखापत्तनम है, कोल्लम है। ये सभी जो है प्रमुख भारत के औद्योगिक क्षेत्र हैं। HEC जो कि हटिया रांची में है। झारखंड की राजधानी रांची में भारत सरकार द्वारा 1958 ईस्वी में HEC की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन घाटशिला में 1924 ईस्वी में किया था। भारत का प्रथम तांबा उत्पादक कारखाना है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना जो कि मुर्री में हिंडाल्को के द्वारा की गई थी, इसका स्थापना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी के नाम से 1938 ईस्वी में की गई थी। यह रांची जिला के मुर्री में स्थित है और यह भारत का दूसरा पुराना एल्युमिनियम कारखाना है। ये सभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें से एक प्रश्न और याद रखेंगे कि भारत का पीटर्सबर्ग जो है जमशेदपुर को कहा जाता है और इसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर साकची नामक स्थान पर आधुनिक लोहा इस्पात की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में सूती वस्त्र के पहला यांत्रिक मिल 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया गया था। इसके बाद हम लोग आते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक तो पहले हैं भौगोलिक कारक, जिसमें से भौगोलिक कारक के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता से संबंधित है। दूसरी है मानवीय कारक, जिसमें सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक आएंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जिस समय 500 ईस्वी पूर्व में भारत की कुल जनसंख्या 10 करोड़ थी और लगभग अभी जो है 2025 में लगभग 8.5 अरब हो जाएगी। 2025 ईस्वी में विश्व की पूरी जनसंख्या जो है लगभग 8.5 अरब हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ है, जो कि पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। भारत की प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, परंतु यह नियमित 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई थी। भारत की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 74% थी। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आपको
बहुत कम ही समय में जो है भूगोल का जो हमारे संसाधन हैं उसका हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करेंगे और साथ ही कमेंट करके बताएंगे। तो जो भी अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।